अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर अलीम, हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। इंसान का ख़ुद पर एतमाद उसकी कामयाबी की दलील है। इस एतमाद की बुनियाद पर वो अपने मकासद को तय करता है और उनका हुसूल वो जानता है। वो जानता है कि अपने मकसद को कैसे हासिल किया जाए। लेकिन अगर आप पाकिस्तान और इंडिया के मुआशरे का जायज़ा लें तो यहाँ पर एतमाद, ख़ुद एतमादी की अगर कोई महवर है तो वह है मर्द की ज़ात। और औरत पर एतमाद तो समझ लें मर्द अपनी तौहीन समझता है। हम अपने माशरे का जायज़ा लें या अपने घर का जायज़ा लें, औरत, बेटी, बहन या बीवी की राय की कितनी अहमियत है ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और अगर इस औरत ज़ात की अहमियत को अहमियत दे दी जाए तो फिर समझ लें तूफ़ान बर्पा हो जाता है। एक डरी हुई, सहमी हुई, मजबूर बहन, बेटी, बीवी का ये जो एतमाद है, जो कि मजरूह होता है, जिसको कोई रोल प्ले करने नहीं दिया जाता है, इसके किरदार कौन से हैं? कौन उसको इस माशरे में अपना रोल प्ले करने नहीं देता? मेरी अपनी नज़र में इसके 4 अहम किरदार हैं। सबसे पहला है उसके वालिदैन। वालिदैन को देख लें आप, अपने घर का जायज़ा लें, अपने रिश्तेदारों को देखें, अपने माशरे में देखें तो किसको अहमियत दी जाती है? लड़के को, बेटे को, उसकी बात को सुना जाता है। और अगर गलती से बेटी जसारत कर ले कुछ कहने की तो फिर तो वालिदैन उसके पीछे पड़ जाते हैं और ऐसे ऐसे ताने उसको देते हैं या ऐसी ऐसी बात उसके साथ होती है कि जैसे कि तुम बहुत बदतमीज़ हो गई हो, बहुत बोलने लगी हो, ज़्यादा पर निकल आए हैं, क्या हम मर गए हैं या हम इस काबिल नहीं हैं। वो लड़की सहम जाती है, वो बेटी सहम जाती है। वो सोचती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे वालिदैन मुझे ये सब कुछ कह रहे हैं। और फिर वो लड़की या वो बेटी सहम कर रह जाती है। वो जो कुछ अल्लाह ताला ने उसको अता किया है, उसकी हिम्मत, उसकी ताकत, उसकी अहमियत, उसकी सोच, सब कुछ ख़त्म होकर रह जाती है। क्यों? क्योंकि उसके वालिदैन उसको मना कर रहे हैं, उसके वालिदैन उसको कुछ कहने नहीं देते। वो समझती है कि इस माशरे में अपने वालिदैन को मैंने अगर राय दी तो समझ लें ये हुक्म अदूली है या वालिदैन की बेइज्जती है, लिहाजा वो कुछ भी नहीं बोलती। इसी सिलसिले का जो दूसरा अहम किरदार है वो है भाई का। भाई कभी भी अपनी बहन को बोलने नहीं देता। अगर बहन कुछ बोलने की कोशिश करे तो फिर समझ लें कि भाई उसको ऐसी बात कह देता है, तुमने ज़्यादा पढ़ लिया है, तुम ज़्यादा बोलने लगी हो या हमारे सामने बैठकर बात करती हो। उसका लहजा भाई का बड़ा फिरौनी जो लहजा होता है, वो बहन को कुछ बोलने ही नहीं देता। हद तो यह है कि जब बहन का रिश्ता आता है तो भाई अपनी बहन से कुछ पूछता ही नहीं है और रिश्ता तय कर देता है, जबकि बहन का ये बुनियादी हक़ है, उसकी राय ली जानी चाहिए। लेकिन हम उसकी अपनी बहन से, बेटी से पूछते ही नहीं हैं। और अगर उसने कुछ कहने की कोशिश की तो फिर वही भाई भी किरदार अदा करता है जो कि वालिदैन अदा किया है, कि बस समझ लें कि वो ताने और तिश्ने उसका मुक़द्दर बन जाते हैं और फिर बहन सहम जाती है। इसी सिलसिले का जो तीसरा किरदार है वो है उस्ताद। आप देख लें, जब स्कूल में लड़की क्लास में, यानी कि तालिबा जब क्लास में होती है और अगर वो कुछ बोलने की कोशिश करे, सवाल पूछने की कोशिश करे, तो फिर उस्ताद क्या करता है? चुप हो जाओ, बहुत ज़्यादा बोलती हो। अगर तुमने सवाल दोबारा किया तो मैं पीछे बेंच में बिठा दूंगा। अगर तुमने दोबारा सवाल पूछने की कोशिश की तो तुम्हें मैं सज़ा दूंगा। तो वो जो तालिबा होती है, ये जो लड़की होती है, वो खामोश होकर बैठ जाती है कि अगर मैंने कोई सवाल किया तो मेरा उस्ताद तो मेरे साथ ये करेगा। उसका जो एतमाद था वो तो मजरूह हो गया, वो जो कि पहले ही उसके अपने घर में उसके वालिदैन ने और उसके भाई ने रेज़ा रेज़ा कर दिया था। अब तीसरा अहम किरदार उसका उस्ताद है, जो उस बेटी को, बहन को या तालिबा को बोलने ही नहीं दे रहा, सवाल करने ही नहीं दे रहा। अगर कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रही तो फिर दोनों ने क्लास या क्लास ख़त्म होने के बाद यही कुछ सुनने को मिलता है कि ये बच्चा, ये तालिबा बदतमीज़ है। और फिर एक बार फिर बेटी का, बहन का, तालिबा का एतमाद मजरूह हो जाता है। इस सिलसिले का अहम किरदार वह है शौहर का।
یہ وہ کردار ہے جو کہ لڑکی کی مرضی کے بغیر اکثریتی طور پر پاکستان اور انڈیا کے معاشروں میں اکثریتی طور پر اس کی مرضی کے بغیر آتا ہے، اور پھر جو شوہر اس کو نصیحت کرتا ہے اپنی بیوی کو، وہ تو بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری بات کو ماننا ہوگا، میرے بات کے ساتھ ساتھ میری والدہ کی بات کو ماننا ہوگا، جو کہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو وہ تھریٹنڈ وے میں جو اس کو کہتا ہے کہ اگر میری بات کو نہیں مانا، اگر میری ماں کی بات کو نہیں مانا تو پھر سوچ لینا تمہارا جینا اس گھر میں بہت مشکل ہو جائے گا، تمہارا رہنا اس گھر میں بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور کیوں نہ ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیٹی، وہ جو اب بہن ہے، جو اب بیوی بن چکی ہے کسی دوسرے کی، جو کہ اس کا مجازی خدا ہے، جب وہ رخصت ہوتی ہے تو والدین کہتے ہیں کہ آپ دیکھنا تم مشرقی لڑکی ہو، تمہارا جنازہ ہی شوہر کے گھر سے اٹھے۔ بس یہ وہ فیصلہ ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جس کی مشرقیت کو نبھاتے نبھاتے لڑکی اینڈ ہو جاتی ہے۔ اس کا اعتماد کہاں گیا؟ اس اعتماد کو مجروح کرنے والے جو 4 کردار ہیں، والدین، بھائی، استاد اور شوہر۔ اب یہاں پر رزلٹ پہ آئیں تو رزلٹ کیا ہے؟ اس مجبور، سہمی، ڈری ہوئی لڑکی سے، بہن سے، بیٹی سے، اور جو کہ اب بیوی بن چکی ہے، سوال کیا ہے؟ امید کیا ہے؟ امید ہے پر اعتماد نسل کی پرورش۔ آپ بتائیے کہ جس کا اعتماد پہلے ہی ختم ہو چکا ہے، وہ کیسے پر اعتماد نسل کی پرورش کر سکتی ہے؟ اگر وہ کچھ کرنا چاہے تو کیا وہ جب بچی تھی، وہ جب بیٹی تھی، وہ جب بہن تھی، وہ جب طالبہ تھی، کیا اسے کرنے دیا گیا؟ کیا اسے سوال کرنے کی ہمت دی گئی؟ یا جب اس نے سوال کیا تو کیا ہم نے اس کی حوصلہ افزائی کی، اس کو اپریشیٹ کیا کہ ہاں تم بھی پارٹ آف فیملی ہو، جو تم کہتی ہو تمہاری رائے کی بھی بڑی اہمیت ہے؟ لہٰذا میری گزارش ہے والدین سے، بھائی سے، استاد سے کہ بہن، بیٹی اور طالبہ کو بولنے دیں، اس سے سوال کرنے دیں۔ سوال جستجو ہے، کچھ جاننے کی، کچھ سمجھنے کی، کچھ سننے کی، اور پھر اس کو دوسرے کے آگے شیئر کرنے کی۔ اگر ہم اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو اور اپنی طالبہ کو اہمیت دیں گے اور اعتماد دیں گے تو وہ ایک وائٹل رول پلے کر سکتی ہے اس سوسائٹی میں، ورنہ پھر ایسی بہن، ایسی بیٹی اور ایسی بیوی سے آپ امید نہ لگائیں کہ وہ کسی پر اعتماد نسل کی پرورش کر سکتی ہے۔